कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है, जो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा होता है। उसको देख के लगता है जैसे बचपना अभी भी उसमें बाकी है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो उसकी जूतों को गौर से देखता है और उससे बताता है कि कभी मेरे पास भी वैसे ही जूते थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे फॉरेस्ट गंप बहुत छोटा है। उसकी माँ उससे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उससे अजीब सा जूता पहना देते हैं जिसमें लोहे के रॉड लगे होते हैं और इसकी माँ को बताते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। अब फॉरेस्ट गंप उन्हीं जूतों के सहारे आगे बढ़ने लगता है। हालांकि वो अपने नए जूतों से काफी परेशान होता है, पर उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है। वो उससे बताती है कि ईश्वर सबको एक जैसा नहीं बनाता। अगर होता तो वो तुम्हारा पैर ऐसे नहीं बनाता। तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत खास हो। हालांकि ये सब सच नहीं होता, पर उसकी माँ ने उसके अंदर एक पॉजिटिविटी की बीज बो दी होती है। उसको स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसकी IQ लेवल बहुत कम होता है। पर उसकी माँ प्रिंसिपल से बात करके उसकी एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। वो जब पहली बार स्कूल जाता है तो उससे कोई भी अपने पास नहीं बिठाता, पर तभी एक लड़की जिसका नाम जेनी है वो फॉरेस्ट को अपने साथ बिठा लेती है और इस तरह से फॉरेस्ट और जेनी की आपस में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट के पिता नहीं हैं, इसलिए उसकी माँ कमाई के लिए अपने घर गेस्ट को रखा करती है और एक दिन इनके घर एक सिंगर आता है और ये कोई आम सिंगर नहीं होता। इसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। अब एल्विस प्रेस्ली जब गिटार बजा रहे होते हैं तभी फॉरेस्ट उसके सामने जाता है और वो उस गिटार की धुन पे अजीब सा डांस कर रहा होता है जो कि बहुत ही फनी होता है। लेकिन एल्विस प्रेस्ली को ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दिन जब फॉरेस्ट अपने माँ के साथ मार्केट से घर जा रहा होता है तभी वो लोग एल्विस प्रेस्ली को टीवी पर देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट गंप की उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो पूरे दुनिया में मशहूर हो चुका होता है। ये बात ना फॉरेस्ट को समझ में आती है और ना ही उसकी माँ को। वहीं अब फॉरेस्ट और जेनी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दिन जब वो लोग चल के कहीं जा रहे होते हैं तभी इनके क्लास के 3 बच्चे आते हैं जो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। चेहरे पे पत्थर लगने से फॉरेस्ट नीचे गिर जाता है। जेनी उससे उठाती है और कहती है भागो, और वो भागने लगता है। अब वो तीनों लड़के भी साइकिल लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं और फॉरेस्ट अपने अजीब से जूतों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से उसके जूतों पे लगे लोहे के सलाखे खुद ब खुद टूट जाते हैं और फॉरेस्ट की स्पीड बढ़ती ही जाती है। वो इतनी तेज भागता है कि वो बच्चे साइकिल से भी उससे पकड़ नहीं पाते और इस तरह उससे पहली बार पता चलता है कि वो गोली जैसी तेज रफ्तार से भाग सकता है। जेनी अक्सर फॉरेस्ट के साथ रात को सोने के लिए आ जाती है। वो फॉरेस्ट गंप से झूठ कहती है कि उसके घर एक कुत्ता है जिससे उससे डर लगता है। अब धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगते हैं और आज भी वो बच्चे जो बचपन में उससे परेशान किया करते थे वो अब भी उससे परेशान करते हैं। उन्हें देखते ही फॉरेस्ट गंप भागना शुरू कर देता है। हालांकि वो लोग उससे गाड़ी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके स्पीड के आगे कोई नहीं टिक सकता। वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। दरअसल ये अमेरिकन फुटबॉल है जो रग्बी की तरह लगती है और यहाँ पर एक प्लेयर बॉल को लेके गोल पोस्ट की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप इतना तेज भागता है कि उससे भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ का जो कोच है वो पूछता है कि ये कौन है, तो उससे बताया जाता है कि ये यहाँ का एक लोकल इडियट है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। पर कोच को उसकी रफ्तार अच्छी लगती है, इसलिए उससे फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट गंप को कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है। हालांकि वो स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ, वो हर साल ही फेल हो जाता है। लेकिन अब वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में था। उससे बस ये पता है कि उससे भागना है, उससे गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जब भी उसके हाथ में बॉल आता है तो वो भागने लगता है। उससे ये भी नहीं पता कि कब रुकना है, इसलिए वो कभी कभी बॉल लेके अपने घर भाग जाता है।
लेकिन कोच और बाकी स्टाफ सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे मैच वो लोग जीत रहे होते हैं। इस रफ्तार के वजह से फॉरेस्ट गंप पूरे अमेरिका में फेमस हो जाता है और उसे अल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फॉरेस्ट गंप अगले 5 सालों तक ऐसे ही फुटबॉल लेके कॉलेज के ग्राउंड में भागता रहता है क्योंकि उससे बस इतना पता था कि फुटबॉल लेके भागना है। 5 सालों बाद वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है, उससे डिग्री मिल रहा होता है। वो बताता है कि मैं तो बस भाग रहा था और भागने के बदले मुझे डिग्री मिल गई। ये बहुत अजीब है। जब वो अपने मम्मी के साथ होता है तब वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है। वो उससे एक ब्रोचर देता है और पूछता है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। ये ब्रोचर आर्मी में ज्वाइन करने के लिए होता है और अब फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब वो एक सिपाही है। वो आर्मी की ट्रेनिंग में जाने के लिए बस में जाता है, जहाँ और भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। वो बस ड्राइवर से कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। ड्राइवर कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, गंदी नाली के कीड़े, जा पीछे जाके बैठ जा। वो बहुत मासूम होता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। वो पीछे बैठने के लिए चला जाता है, पर यहाँ भी उससे कोई अपने साथ नहीं बिठा रहा होता और तभी एक काला मोटा सा आदमी उससे बोलता है कि तुम यहाँ बैठ क्यों नहीं जाते। इसका नाम बाबा है। बाबा फॉरेस्ट गंप को बताता है कि आज तक मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो काम है झींगों का। मैं भी झींगों का काम करना चाहता था। मैं एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगे पकाती है, मेरे माँ की माँ भी झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ की माँ की माँ भी झींगे ही पकाती थी और मैं भी झींगे पकाना चाहता हूँ। दरअसल बाबा हमेशा एक ही बात करता है और वो होता है झींगों का। अब ट्रेनिंग के दौरान सारे सोल्जर को गन को असेंबल करने का काम दिया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट बहुत जल्दी अपने गन को असेंबल कर लेता है, जिसे देख उसका सीनियर पूरा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में किसी ने इतनी जल्दी अपने गन को असेंबल नहीं किया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मुझे लगता है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट कहता है ओके सर। अब एक दिन जब फॉरेस्ट सो रहा होता है तो वो देखता है एक मैगजीन में जेनी के न्यूड फोटोज हैं, जिसके वजह से उससे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेके जेनी के पास जाता है। वो एक नाइट क्लब में काम कर रही होती है, जहाँ उससे कुछ लोग छेड़ते हैं। फॉरेस्ट उन लोगों से लड़ता है। जेनी उससे बताती है कि तुम आके हमेशा मुझे बचा नहीं सकते। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी राह से भटक चुकी है। फॉरेस्ट उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी उससे कहती है कि प्यार का मतलब तुम्हें नहीं पता। वो फॉरेस्ट से कहती है कि याद है बचपन में हम एक प्रेयर करते थे कि हम चिड़िया बन जाएं और दूर कहीं उड़ जाएं। ये कहते कहते ही वो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाती है और नीचे देखना शुरू कर देती है। असल में उसके मन में खुदकुशी करने की ख्याल आए होते हैं, पर फॉरेस्ट उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जेनी वहाँ से नीचे उतर जाती है। तभी एक गाड़ी आती है और उन लोगों के साथ जेनी जाने लगती है, पर जाने से पहले फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं, जहाँ पर वॉर चल रहा है। जेनी फॉरेस्ट से कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी कोई खतरा हो या मुसीबत में फंसो तो तुम वहाँ से भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। और इसके बाद फॉरेस्ट गंप और उसके साथियों को वियतनाम भेज दिया जाता है, जहाँ पर वॉर चल रही है। फॉरेस्ट के साथ बाबा भी होता है, जो एक झील देखने के बाद फॉरेस्ट से कहता है कि एक न एक दिन हम इस जगह पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर झींगे पकड़ने आएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम दोनों एक नाव खरीद लेंगे। 50-50 की पार्टनरशिप में हम समंदर में जाके बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। हमें घर जाने की भी जरूरत नहीं, हम नाव पर ही सो जाया करेंगे और खाने में भी हम सिर्फ झींगे ही खाएंगे। फॉरेस्ट उससे कहता है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये जरूर करेंगे। और एक दिन जब वो लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, तब उन लोगों पे दुश्मन का हमला हो जाता है। दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और चारों तरफ से गोलियां भी चलने लगती हैं। फॉरेस्ट को जेनी से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो इस जगह से
गोली की रफ्तार से भाग जाता है। आगे जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके दोस्त अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन सब के सब वहाँ घायल होते हैं। वो एक एक करके सबको दुश्मन के इलाके से निकाल देता है, जिसमें लेफ्टिनेंट डान भी होते हैं। लेकिन बाबा को गोली लग चुकी होती है, इसलिए वो बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉरेस्ट गंप को भी एक गोली लगी है और गोली लगी होती है उसके बट पे। पर फॉरेस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और एक आइसक्रीम वो लेफ्टिनेंट को भी देता है, जो उसके साथ वाले बेड पर थे, जिनकी जान भी उसी ने बचाई थी। पर वो फॉरेस्ट गंप से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके दोनों टांग कट चुके होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो बचें, पर फॉरेस्ट ने उन्हें बचा लिया होता है। फॉरेस्ट वहाँ एक दूसरे सोल्जर को भी देखता है, जो कि जख्मी भी था और वो वहाँ पिंग पोंग खेल रहा होता है। फॉरेस्ट वहाँ जाता है और वो सोल्जर उससे बताता है कि ये गेम खेलना बहुत ही आसान है, बस बॉल से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। और उसके बाद फॉरेस्ट भी वो गेम खेलने लगता है। और जैसा कि उस सोल्जर ने कहा था कि बॉल से नजर नहीं हटाना, फॉरेस्ट ठीक वैसा ही करता है और वो दिन रात खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि वो प्रैक्टिस करते टाइम ही बहुत सारे सोल्जर वहाँ आके उससे देखते हैं और फॉरेस्ट गंप को वॉर के लिए अवार्ड दिया जाता है। और मेडल लेने के लिए जब वो टाउन में जाता है तो उसकी मुलाकात फिर से जेनी से होती है, जो कि अब ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। वो अब एक हिप्पी बन चुकी होती है और उन लोगों के साथ रहती है जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए। वहाँ पर उसका एक साथी भी होता है जो उसके साथ लिव इन में रहता है। तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो जेनी को थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट ये देख के गुस्से से पागल हो जाता है और उस आदमी को बुरी तरह मारने लगता है। उसके बाद जेनी और फॉरेस्ट वहाँ से निकल जाते हैं और पूरी रात घूमते रहते हैं। और अगली सुबह वो आदमी फिर से जेनी के पास आ जाता है और उससे मना लेता है। फॉरेस्ट नहीं चाहता कि जेनी उसके साथ जाए, पर जेनी उसके साथ चली जाती है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं। वहीं फॉरेस्ट गंप अब इतना अच्छा पिंग पोंग खेलने लगा है कि वो बहुत फेमस हो चुका है। वो एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी बन जाता है। खेलने के लिए उससे चीन भेजा जाता है, यानी कि अब वो एक सेलिब्रिटी है। खुद फॉरेस्ट गंप को पता नहीं होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चीन भेज दिया, पर वो तो मैं यहाँ मेरे देश में भी खेल सकता था। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फॉरेस्ट एक दिन शहर में घूम रहा होता है, तभी उससे रास्ते पे लेफ्टिनेंट मिलता है, जिसकी उसने जान बचाई थी। वो अब भी फॉरेस्ट पे गुस्सा होता है। वो बताता है कि तुम एक बेवकूफ हो और सरकार ने एक मंदबुद्धि इंसान को गलती से मेडल दे दिया है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि यस सर। वो लेफ्टिनेंट को बताता है कि मैं जब सर्विसेज से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा, क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था और मैं उस शिप का कप्तान बनूंगा। लेफ्टिनेंट उस पर हंसता है और कहता है कि तुमने अगर एक शिप खरीदा तो मैं पक्का तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि उससे भरोसा नहीं होता कि फॉरेस्ट कभी ऐसा कर पाएगा। अब वो दिन भी आ जाता है जब फॉरेस्ट को रिटायरमेंट मिल जाती है। वो अफसर से पूछता है क्या अब मैं पिंग पोंग नहीं खेल सकता। अफसर कहता है कि अब से आर्मी के लिए तो नहीं खेल सकते। और उसके बाद फॉरेस्ट गंप सीधा बाबा के घर जाता है और बाबा की माँ से बताता है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप करूँगा। हम लोग एक बड़ा शिप खरीदेंगे और हम दोनों मिलके झींगे पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा की माँ कहती है कि क्या तुम पागल हो। फॉरेस्ट को आर्मी से $20,000 मिले होते हैं, जिससे वो एक बहुत बड़ी नाव खरीद लेता है। पर कई दिनों के मेहनत के बाद भी उससे कोई भी झींगे नहीं मिलते। एक दिन उससे 2-4 झींगे मिल जाते हैं। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि तुमने अपने नाव का कोई नाम क्यों नहीं रखा, इसीलिए शायद मनहूसियत चल रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट अपनी नाव का नाम रखता है जेनी, क्योंकि वो इस दुनिया में जेनी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो देखता है कि समंदर के किनारे लेफ्टिनेंट बैठा हुआ होता है, जिसने उसका साथ देने का वादा किया होता है। फॉरेस्ट गंप अपनी चलती हुई नाव से
कूद के लेफ्टिनेंट के पास आ जाता है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है कि मैं अपना वादा निभाने आ गया, पर याद रखना कि मैं तुम्हें सर नहीं बोलूँगा। फॉरेस्ट बोलता है कि यस सर। तभी उसकी नाव जिससे वो चलता हुआ छोड़ के आ गया था वो जाके किनारे से टकरा जाता है। उसके बाद वो दोनों झींगे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें एक भी झींगे नहीं मिलते। इनके जाल में कुछ आता है तो खाली कचरा, पर ये दोनों हार नहीं मानते और एक रात वो दोनों झींगे पकड़ने निकल जाते हैं। और उस रात समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अगली सुबह जब वो किनारे पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सारे नाव अब बर्बाद हो चुके हैं और अब इस किनारे पे बस एक ही नाव है और वो है फॉरेस्ट गंप की। अब क्योंकि झींगे पकड़ने के लिए कोई भी नाव नहीं होती, इसलिए सारे झींगे इन्हीं दोनों को मिलते हैं और वो इतने झींगे पकड़ते हैं कि वो लोग आमिर हो जाते हैं। इनके पास अब बहुत सारे बड़े बड़े नाव आ जाते हैं। ये खुद का एक झींगों का कंपनी खोल लेते हैं जिसका नाम है बाबा गम और वो पूरे अमेरिका में फेमस हो चुके होते हैं। एक रात जब वो नाव पे होते हैं तब फॉरेस्ट को पता चलता है उसकी माँ का तबीयत खराब है और वो चलती हुई नाव से कूद जाता है और भागता हुआ सीधा अपने घर अपने माँ के पास पहुँच जाता है। और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब वो फैसला करता है कि वो अब वापस नहीं जाएगा और यहीं पर रहेगा। वो यहीं पर घास काटने की नौकरी कर लेता है और एक दिन उससे लेफ्टिनेंट का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, अब तुम्हें पैसों की कभी कोई भी कमी नहीं होगी। उस लेटर पे एक एप्पल का निशान होता है जिसे देख फॉरेस्ट को लगता है कि शायद उसने पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, लेकिन लेफ्टिनेंट ने सारा पैसा एप्पल कंपनी में लगाया होता है जो कि आईफोन बनाती है। लेकिन फॉरेस्ट को इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन ये दोनों अब मिलियनेयर बन चुके हैं। फॉरेस्ट गंप के पास जो पैसा आता है वो उसमें से एक ढेर चर्च में दे देता है और एक ढेर हॉस्पिटल में और एक ढेर वो दे देता है बाबा के माँ को। बाबा की माँ जो दूसरों के घर खाना बनाया करती थी, उसकी खुद की एक कुक है। लेकिन फॉरेस्ट गंप अपनी जिंदगी में बहुत उदास है। वो अब भी जेनी को मिस करता है और एक दिन जेनी वापस आ जाती है। उससे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है और न ही उससे ये जानना है। दरअसल जेनी की पूरी जिंदगी बहुत दुख में गुजरी होती है। बचपन से उसकी माँ नहीं थी और उसके पिता उससे बहुत परेशान करते थे। जवानी में वो प्रोस्टिट्यूशन में ड्रग्स में पड़ गई और अब वो वापस फॉरेस्ट गंप के पास आ गई है। ये लोग दिन भर घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट बस उससे बातें करता रहता है और जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात वो जेनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो और उसके बाद ये दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। अगले दिन सुबह फॉरेस्ट जब देखता है तो जेनी वहाँ नहीं होती, वो वहाँ से जा चुकी होती है। इस बात से उससे बहुत दुख होता है। उससे मन करता है कि वो भागे और वो भागना शुरू करता है। वो लगातार कई दिन, कई महीने, कई साल तक भागता रहता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। दरअसल भागने की वजह से वो बहुत फेमस हो चुका होता है, लेकिन वो किसी वजह से नहीं भाग रहा होता है। वो सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन कर रहा होता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग भागने लगते हैं। सबको लगता है उसके भागने के पीछे कोई मकसद है और उससे भागते भागते 3 साल, 2 महीने, 14 दिन और 16 घंटे हो चुके होते हैं और एक दिन वो अचानक से रुक जाता है। सब उससे सुनने को बेताब होते हैं कि वो कुछ कहेगा, पर वो बस इतना कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और घर पर उससे जेनी का लेटर मिलता है जिसमें जेनी का एड्रेस होता है और जेनी ने उससे पास बुलाया होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ फॉरेस्ट बस स्टॉप पे बैठ के कहानी सुना रहा होता है। वो उस एड्रेस को एक लेडी को दिखाता है। वो लेडी उससे बताती है कि इस एड्रेस पे जाने के लिए तुम्हें बस की जरूरत नहीं होगी, ये तो यहीं पास ही है। फॉरेस्ट भाग के उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उससे जेनी मिलती है। जेनी उससे अपने बेटे से भी मिलवाती है और बताती है इसका नाम गंप है और ये तुम्हारा बेटा है। ये फॉरेस्ट गंप का ही
बेटा होता है वो अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है। जेनी उससे बताती है कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे अंदर कोई वायरस है। फॉरेस्ट उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनी पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और फॉरेस्ट हाँ कह देता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। इनके शादी में लेफ्टिनेंट भी आते हैं। उन्होंने भी शादी कर ली होती है और खुद का एक नकली पैर भी लगा चुके होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ अब वो भी बहुत अमीर बन चुके थे। शादी के कुछ वक्त बाद ही जेनी की मौत हो जाती है, लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास अब नन्हा गंप है। अब उसकी जिंदगी बस उसके बेटे की चारों ओर घूमती है। वो उससे कहानी सुनाता है, उससे पिंग पोंग खेलना सिखाता है, लेकिन वो जेनी को बहुत याद करता है। अंत में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप का बेटा भी ठीक उसी तरीके से स्कूल जा रहा होता है जैसे वो खुद जाया करता था। पर फॉरेस्ट गंप का नन्हा बेटा बहुत इंटेलिजेंट होता है। फॉरेस्ट गंप जिससे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, वो इतना फेमस इंसान बना। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने जो भी काम किया उससे पूरे दिल से, पूरे लगन से किया। और अगर कोई भी इंसान इस तरह से किसी भी काम को करता है तो वो कामयाब जरूर होता है। ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि हमेशा फोकस्ड रह के काम करना चाहिए।